हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं राहुल मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना मिस किए पूरा देखें और समझें। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है। तो आइए सीखते हैं। स्टूडेंट, ये सामाजिक विज्ञान के इतिहास का पहला चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद को समझने से पहले हम सीखते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक राष्ट्र दूसरा वाद। राष्ट्र का मतलब होता है देश और वाद का मतलब होता है प्रेम, या फिर कह सकते हैं लगाव की भावना। अर्थात राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ हुआ देश प्रेम की भावना या देश से लगाव का भावना। स्टूडेंट, अब हम सीखेंगे राष्ट्रवाद के विस्तृत रूप को। अर्थात हम कह सकते हैं कि देश के प्रति प्रेम व समर्पण की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है, और जो व्यक्ति अपने देश से अटूट व निस्वार्थ की भावना से प्रेम करता है तथा देश को सबसे ऊपर मानता है वह राष्ट्रवादी कहलाता है। स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अर्थात देश के प्रति प्रेम व समर्पण की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है, और जो व्यक्ति अपने देश से अटूट व निस्वार्थ की भावना से प्रेम करता है तथा देश को सबसे ऊपर मानता है वह व्यक्ति राष्ट्रवादी कहलाता है। स्टूडेंट, ये तो बात हुई राष्ट्रवाद की। अब हम सीखते हैं कि यूरोप क्या है। स्टूडेंट, यूरोप एक महाद्वीप है। पूरा विश्व 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। उन्हीं में से एक महाद्वीप है जिसका नाम है यूरोप। यूरोप महाद्वीप में छोटे बड़े कई देश स्थित हैं, जिनमें से एक देश है जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस में एक तरफ राजतंत्र है और एक तरफ फ्रांस की समाज है। राजतंत्र क्या होता है स्टूडेंट, आइए समझते हैं। राजतंत्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक राज दूसरा तंत्र। राज का मतलब होता है राजा और तंत्र का मतलब होता है शासन। अर्थात हम कह सकते हैं कि राजतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है राजा का शासन। यहाँ पर राजा का शासन से संबंध रखने वाले एक नहीं बल्कि 4 व्यक्ति माने जाते हैं, जिनमें पहला स्थान है लुई 13वां का, दूसरा स्थान है लुई 14वां का, और तीसरा स्थान है लुई 15वां का, और चौथा स्थान है लुई 16वां का। लुई 13वां के पुत्र हैं लुई 14वां, और लुई 14वें के पुत्र हैं लुई 15वां, और लुई 15वें के पुत्र हैं लुई 16वां। स्टूडेंट, ये तो बात हुई राजतंत्र की। अब हम सीखते हैं कि फ्रांसीसी समाज क्या थी। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटी हुई थी। एक का नाम था प्रथम वर्ग, दूसरे का नाम था द्वितीय वर्ग, और तीसरे का नाम था तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग में बड़े व्यापारी, बड़े पादरी होते थे और छोटे पादरी होते थे। बड़े पादरी को विशेषाधिकार जीवन प्राप्त था। अर्थात हम कह सकते हैं कि उनका जीवन शान शौकत और कर्मुक्त जीवन होता था। इन्हें किसी भी बात का कोई चिंता फिक्र नहीं होता था। स्टूडेंट, अब हम सीखते हैं छोटे पादरी के बारे में। छोटे पादरी ईमानदार व सादा जीवन व्यतीत करते थे। अर्थात ये बड़े पादरी से घृणा करते थे, उनसे नफरत करते थे और सामान्य जीवन व्यतीत करते थे तथा जनता के आंदोलन में अपना सपोर्ट करते थे, अपना समर्थन करते थे। ये बात हुई छोटे पादरी की। अब हम सीखते हैं स्टूडेंट कि द्वितीय वर्ग क्या है। द्वितीय वर्ग में कुलीन वर्ग के लोग सम्मिलित थे। कुलीन वर्ग का मतलब होता है धनी लोग, जिसमें सामंत थे, न्यायाधीश थे और सैनिक थे। सामंत का मतलब होता है जमींदार वर्ग के लोग, जिनके पास भूमि का बहुत बड़ा टुकड़ा हुआ करता था, और ये किसानों के माध्यम से मजदूरों से अपने छोटे भूमि पर खेती करवाते थे। छोटे छोटे भूमि लोगों को बांट करके खेती करवाते थे, और अनाज का जो भी उत्पादन होता था उसका अधिकतम हिस्सा स्वयं लेते थे, और मजदूरों को जीवन यापन करने के लिए 2 वक्त की रोटी पाने के लिए थोड़ा बहुत अनाज दे देते थे, जिससे वो मजदूर बंधुआ मजदूर कहलाते थे। स्टूडेंट,
अब हम सीखते हैं कि ये कुलीन वर्ग के लोग जो थे ये भी विशेषाधिकार जीवन व्यतीत करते थे। इनका भी जीवन शान शौकत से भरा हुआ था। ये भी चिंता मुक्त और कर मुक्त जीवन व्यतीत करते थे। स्टूडेंट, अब हम सीखते हैं तृतीय समाज क्या है। तृतीय समाज में व्यवसायी थे, शिक्षक थे, साहित्यकार थे, किसान थे, मजदूर थे आदि वर्ग के लोग इस तरीके से तृतीय वर्ग में सम्मिलित थे, जो जनसंख्या के शेष बचे हुए भाग थे। इनका जीवन दुख से, कष्ट से, पीड़ा से भरा हुआ था। सभी प्रकार के करों का भुगतान ये तृतीय वर्ग के लोग ही करते थे, अर्थात प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग दोनों वर्ग मिलकर के तृतीय वर्ग से करों की वसूली करते थे। प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग राजा के बहुत निकटतम रहते थे, इसलिए राजा की कृपा सदा उन पे बनी रहती थी और दुख, पीड़ा, परेशानी से ग्रस्त थे केवल तृतीय वर्ग के लोग। स्टूडेंट, ये थी फ्रांसीसी समाज। स्टूडेंट, अब हम सीखना चाहेंगे जितने भी राजा है और राजा में अब हम सीखना चाहेंगे लुई 16वां के बारे में। आइए हम लुई 16वां के जन्म को सीखते हैं कि लुई 16वां का जन्म कब हुआ। लुई 16वां का जन्म 23 अगस्त 1754 ईस्वी में वर्साय में हुआ था। वर्साय क्या है? वर्साय उत्तरी फ्रांस का एक मुख्य शहर है। स्टूडेंट, मैं एक बार पुनः आपको याद दिलाना चाहूंगा, लुई 16वां का जन्म 23 अगस्त 1754 ईस्वी में वर्साय में हुआ था। वर्साय क्या है? वर्साय उत्तरी फ्रांस का एक मुख्य शहर है। ये बात हुई लुई 16वां के जन्म से। अब हम जानेंगे कि लुई 16वां का परिवार कैसा था। लुई 16वां का परिवार में उसके माता पिता थे तथा उसके भाई थे। लुई 16वां अपने परिवार के प्रेम के जंजीरों में शुरू से ही जकड़ा हुआ था। स्टूडेंट, अब हम सीखते हैं कि लुई 16वां का स्वभाव कैसा था। लुई 16वां का स्वभाव सदाचारी था, मतलब अच्छे आचरण को धारण करने वाला व्यक्ति था, लेकिन बाद में वह शोषणकर्ता भी बन गया, अर्थात लोगों का वह शोषण करना सीख गया। इसके अतिरिक्त वह अपनी अयोग्यता के कारण निरंकुशवाद व अन्याय तथा अत्याचारी भी बन गया। स्टूडेंट, लुई 16वां शुरुआत में एक सदाचारी व्यक्ति था, अर्थात अच्छे आचरण को धारण करने वाला व्यक्ति था, लेकिन बाद में वह शोषणकर्ता बन गया, लोगों का शोषण करने लगा और अपनी अयोग्यता के कारण वह निरंकुशवाद व अन्याय तथा अत्याचारी भावना को अपना करके अत्याचारी बन गया। स्टूडेंट, ये बात हुई लुई 16वां के स्वभाव की। अब हम सीखेंगे लुई 16वां के वैवाहिक जीवन के बारे में। लुई 16वां का वैवाहिक जीवन कुछ इस प्रकार था। लुई 16वां का विवाह ऑस्ट्रिया की एक सुंदर सी राजकुमारी के साथ हुआ था, जिसका नाम था मैरी एंटोनेट। मैरी एंटोनेट एक अपव्ययी स्वभाव की महिला थी। अपव्ययी का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा खर्च करना, आवश्यकता से ज्यादा खर्च करना, अर्थात हम कह सकते हैं कि मैरी एंटोनेट एक फिजूल खर्ची महिला थी। मैरी एंटोनेट को किसी भी लोगों का कोई फिक्र नहीं होता था, किसी भी लोगों के बारे में कोई विचार नहीं करते थे कि और लोगों का भी जीवन कैसे व्यतीत होता होगा। ये आवश्यकता से अधिक विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करती थी। विलासतापूर्ण जीवन का मतलब होता है कि जीवन की हर आवश्यक वस्तुएं जो हमको एक ही स्थान पे बैठे बिठाए मिले और उससे हम अपना जीवन यापन करें। स्टूडेंट, आप सोच समझ सकते हैं कि अगर ऐसे संसाधन को, ऐसी वस्तुओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाए तो कितना धन खर्च होगा, और ये सारा धन महारानी एंटोनेट अपनी राजमहल के राजकोष से खर्च करवाते थे, जिससे राजकोष धीरे धीरे खाली होता चला जा रहा था। स्टूडेंट, ये बात हुई लुई 16वां के वैवाहिक जीवन से। अब हम सीखते हैं लुई 16वां का तानाशाही जीवन कैसा था। लुई 16वां का तानाशाही जीवन 1774 से शुरू होता है और 1793 ईस्वी तक चलता है। इस समय शासन प्रणाली पूरी तरीके से भ्रष्ट थी, क्योंकि इस समय की जो भर्ती प्रक्रियाएं होती थी, लोगों को विशेष पदों पे भर्ती किया जाता था, वो पूरी तरीके से विशेष व्यक्तियों पर ही आधारित था। अन्य लोग उसमें अपनी जगह नहीं बना पाते थे। स्टूडेंट, ये हुई बात तानाशाही शासन की। अब हम सीखते हैं कि इस समय किसानों की क्या हालत थी। लुई 16वां के शासनकाल में किसानों की क्या हालत थी? तो किसानों की हालत बहुत दयनीय थी, क्योंकि लुई 16वें की निरंकुशवाद शासन व सामंतों के अत्याचार से किसान बहुत दुखी थे। वे स्वयं ही एक क्रांतिकारी का रूप धारण कर बैठे थे।
बस जरूरत था उन्हें एक संकेत देने की, बस जरूरत था एक चिंगारी लगाने की। और वो चिंगारी, वो संकेत कहीं ना कहीं कुछ विद्वानों के माध्यम से किसानों को मिल गया, जिनमें रूसो, वॉल्टेयर एंड मॉन्टेस्क्यू ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और फ्रांस के कमजोर वर्ग के लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की, जिससे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आई। लोगों को बताया गया कि ये जमीन आपकी है, आपके दादा की है, आपकी बाबा की है, अर्थात ये जमीन आपकी पैतृक भूमि है, अर्थात आप सभी एक भाषा का प्रयोग करो, अर्थात पूरे फ्रांस का एक झंडा होगा, जिस झंडे के नीचे पूरा फ्रांस होगा। इन सभी भावनाओं से पूरे फ्रांस के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उमड़ पड़ी और सब एकजुट हो गए। और एकजुट होने के साथ फिर ये लोग क्रांति पर चल पड़ते हैं और इस क्रांति का शुरुआत होता है बास्तिल के पतन से। स्टूडेंट, वक्त चल रहा था 14 जुलाई 1789 का, जब पूरे फ्रांस के लोग एकजुट होकर के आंदोलन पर चल पड़े थे और यह आंदोलन एक बड़ा जुलूस का रूप धारण कर लिया था। ये आंदोलन चल ही रहा था कि सड़क के अगल बगल कुछ उपद्रवी भी खड़े थे, जो आकर के इस जुलूस में शामिल हो गए और दंगे फसाद तोड़फोड़ करने लगे। धीरे धीरे ये भीड़ आगे बढ़ता हुआ राजा के महल के करीब पहुंचने वाला था। तब तक बीच में एक बास्तिल का किला पड़ता है, बास्तिल का जेल पड़ता है, जिनमें बहुत कैदी बंद पड़े हुए थे, जो बेचारे किसी न किसी तरीके से बेबस थे, वो उनकी कोई गलती भी नहीं थी। ऐसे भी कुछ लोग थे जिनको उस जेल में बंद कर दिया गया था। अब ये भीड़ जेल में घुस जाती है और उस समय जेल में जेल रक्षक देलोन जेल की रखवाली कर रहा था। जेल रक्षक कुछ सोचे कि हम करें क्या करें, अपने बंदूक उठाए और लोगों को पर फायर करें, लेकिन इससे पहले ही पूरी भीड़ देलोन के ऊपर टूट पड़ती है और देलोन की हत्या कर देती है। इस प्रकार दुर्ग रक्षक देलोन की हत्या हो जाती है और जेल में बंद समस्त कैदी को मुक्त कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। वो कैदी इतना खुश होते हैं, आजादी जीवन पाकर के इतना खुश होते हैं कि वो भी भीड़ में शामिल होते हैं और शामिल होने के पश्चात सब आंदोलन पर चल पड़ते हैं और वो भीड़ एक विशाल रूप धारण कर लेती है। इस भीड़ को देखते हुए राजा समझ बैठता है कि परिणाम बहुत बुरा होने वाला है, अर्थात राजा कुछ करे उससे पहले फ्रांस की भोली भाली जनता सभी लोग मिलकर के राजा को बंदी बना लेते हैं और बंदी बनाने के पश्चात कुछ समय तक बंदी बना करके रखते हैं। राजा इस बीच कई बार भागने का प्रयास करता है, लेकिन वो फिर भी असफल हो जाता है। फिर राजतंत्र का धीरे धीरे कहीं ना कहीं अंत होता हुआ एक रूप दिखाई देता है और प्रजातंत्र का कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधित्व बनता हुआ दिखाई देता है, जिससे प्रजातंत्र के बीच खुशहाली की भावना आती है। लेकिन वक्त बीतने के साथ एक अफवाह आती है कि राजा विदेशी राजाओं से मिल करके कहीं ना कहीं फिर अपना राजतंत्र स्थापित करना चाहता है। इस भावना से फिर आक्रोशित होकर के फ्रांस की जनता 21 जनवरी 1793 ईस्वी में राजा लुई 16वें को देशद्रोही का रूप दे करके फांसी पर लटका देती है। इसके कुछ ही दिन पश्चात इनकी पत्नी मैरी एंटोनेट को भी फांसी पर लटका देती है और इस प्रकार बास्तिल के पतन के साथ फ्रांस में राजतंत्र का समापन होता है और प्रजातंत्र का शुरुआत होता है और प्रजा फिर खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगती है। फ्रांस में राजतंत्र के अंत होने के पीछे कुछ कारण और थे। इनके जो पूर्वज थे लुई 13वां, 14वां, 15वां, ये अन्य देशों से काफी युद्ध किए थे। युद्ध में काफी जन और धन दोनों का नुकसान हुआ था और फ्रांस अन्य देशों से ऋणग्रस्त भी था, जिससे फ्रांस का राजकोष धीरे धीरे खाली होता हुआ चला गया था और फ्रांस की जनता भूखे तड़प रही थी। एक दिन की बात है, फ्रांस की जनता भूख से तड़प रही थी और सड़कों पर आकर के आंदोलन कर रही थी। तब राजा लुई 16वें की पत्नी मैरी एंटोनेट ने उन लोगों को कहती है कि आपको भूख लगी है, रोटी नहीं मिल रहा है तो केक खा लो। आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की क्या विचारधारा थी, जिससे आहत होकर के, घायल होकर के, कहीं ना कहीं परेशान होकर के फ्रांस की जनता एक साथ होकर के आंदोलन करती है और इस आंदोलन में सफलता प्राप्त करती है। स्टूडेंट, मेरे बताए गए
या मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान यदि आपको समझ में आए हो तो बस एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ये ज्ञान आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में अच्छे अंक दिला सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को उन स्टूडेंट तक भी शेयर करें जो इस परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। बस आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ मिलते हैं फिर अगले दिन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।